तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन ले रहे हैं प्रिजम्पटिव प्रॉफिट्स का एक और टॉपिक, और ये है सेक्शन 44 ए ई से याद कर लो इंजन। तो होता क्या है कि जो गाड़ियां होती हैं गुड्स कैरेजेस के लिए, उनमें इंजन लगा होता है, उससे याद कर लो 44 ए ई। इसके लिए क्या रूल है, इसमें आपका पर मंथ टैक्सेबल कर दिया है, और पर मंथ के हिसाब से आपके अमाउंट जो हैं वो इसके अंदर चलते हैं। क्या भाई, पर मंथ आपका इतने रुपए टैक्सेबल होगा, वो आपको देने ही देना पड़ेगा। उस तरीके से आपकी जो चीज है वो चलेगी। तो देखिए इसके लिए अपन एग्जाम्पल हैं वो लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13। श्री दीपेश इज द ओनर ऑफ हाउस, ओनर ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी। 1 अप्रैल 2019 को उसके पास 4 ट्रॉला थे जिनकी 16,000 की कैपेसिटी थी, और 5 ट्रक थे जिनकी 8,000 केजी की कैपेसिटी थी। ऑन 5th में उसने 2 ट्रॉला बेच दिए और 2 ट्रॉला परचेज कर लिए इतने वाले। हिज रिसिप्ट ऑफ फ्रॉम फ्रेट वर 12 लाख की रिसिप्ट थी उसकी, और उसके खर्चे थे 8,70,000 के। डेप्रिसिएशन 1,50,000 का था जो कि इंक्लूडेड है। एज पर इनकम टैक्स रूल, डेप्रिसिएशन अलाउबल, जो डेप्रिसिएशन अलाउड है वो 170 का है। वेदर दीपेश शुड ऑप्ट फॉर द प्रिजम्पटिव प्रॉफिट, किसको प्रिजम्पटिव प्रॉफिट पे अंडर सेक्शन 44 ए ई को सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप देखिए ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये रूल 44 ए ई का तभी एप्लीकेबल होगा जब एसएससी के पास 10 से ज्यादा जो व्हीकल हैं वो नहीं होंगे। यानी 10 से ज्यादा व्हीकल हो गए तो फिर ये रूल आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन में नीचे लिखा है कि हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब है जिनकी कैपेसिटी 12,000 किलो से ज्यादा हो। ध्यान देना, 12,000 किलो से उनकी कैपेसिटी ज्यादा हो। अदरवाइज वो मीडियम या लाइट व्हीकल में आ जाते हैं। हैवी व्हीकल के लिए 12,000 रुपए का आपका रूल है, वो अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा ऊपर पॉइंट नंबर ए में लिखा है कि एसएससी अगर हैवी गुड्स का व्हीकल का तो उसको 1,000 रुपए पर टन जो है उसकी इनकम जो है वो मानी जाएगी। और पॉइंट नंबर बी में लिखा है कि अदर देन हैवी व्हीकल हो तो उसकी इनकम 7,500 रुपए पर मंथ मानी जाएगी। तो इस तरीके से ये रूल हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए अपन इसको अप्लाई करते हैं। अपने पास कितने व्हीकल थे, कितने बेच दिए। तो देखो आपके पास 4 ट्रॉला थे, वो 16,000 यानी 12,000 से ज्यादा है। तो हैवी व्हीकल आपके पास है 4, और 5 ट्रक 8,000 यानी 12,000 से कम है, तो लाइट व्हीकल हो गया। मैं लाइट व्हीकल लिख देता हूँ, ये है 5, तो 10 से कम है हमारे पास 10 से कम है। ऑन 5th में ही सोल्ड 2 ट्रॉलास। 2 ट्रॉला, ट्रॉला कौन से हैं, ये वाले 16,000 वाले। ये 2 ट्रॉला बेच दिए, तो ठीक है 2 ट्रॉला बेचे, लेकिन बेचे कब है, 5 मई को। अब इसमें एक रूल है कि मई का एक भी दिन अगर काम आ गया ना तो पूरा मई मंथ काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आप 5 मई को बेच के आपको लो जी 25 दिन तो मेरे यूज नहीं आया, मैंने बेच दिया, ऐसा नहीं होता। पूरा मई टैक्सेबल होगा इसके अंदर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और उसने 2 ट्रक 13,000 वाले खरीद लिए, तो यही वाले 2 ट्रक खरीद भी लिए, हैवी व्हीकल खरीदे 13,000 वाले। अब उसकी रिसिप्ट वगैरह दे रखी है। तो देखो 4 जो आपके व्हीकल है ना, अगर अपन देखें 4 हैवी गुड्स व्हीकल है, वो आपके उसमें से 2 तो बिक गए, तो 2 तो पूरे टाइम रहे हैं ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि 2 हैवी व्हीकल 1,000 रुपए पर मंथ पर 12 महीने तक रहे, जो नहीं बिके, जो अनसोल्ड है, अनसोल्ड वाले 2 है उनकी बात कर रहा हूं अभी मैं। अच्छा, 2 जो बेच दिए वो अपने पास 5 मई को बेचे हैं, तो 2 महीने तो वो रहे हैं, वो 2 महीने तो रहे हैं, तो उन पे 2 महीने की टैक्सेबिलिटी तो होनी चाहिए। तो देखो 2 महीने की टैक्सेबिलिटी ये दे रखी। 2 व्हीकल है, 1,000 रुपए पर मंथ, और पर टन आपका जो है, तो इसको अलग से अपन कर लें वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 व्हीकल है, 1,000 रुपए पर मंथ, और ये कितने महीने तक रहे, 2 महीने तक। ये जो बेचे हैं ये उनकी बात हो रही है। अब ये 2 नए खरीदे हैं, ये 2 नए कब खरीदे, ये 5 मई को खरीदे। अब 5 मई को आपने खरीदे हैं, तो फिर इसकी टैक्सेबिलिटी आपकी यहाँ से होनी चाहिए। और तो इसमें पूरा मई टैक्सेबल होगा, क्योंकि मई का एक भी दिन यूज हो जाएगा तो पूरा मई टैक्सेबल होगा। तो ये देखो ये 2 व्हीकल जो नए खरीदे हैं उसकी टैक्सेबिलिटी ये रही, 2 व्हीकल 1,000 रुपए पर टन तक, और पर टन 1,000 रुपए, तो जितने टन होंगे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कितने महीने तक, 11 महीने तक। तो ये इसकी टैक्सेबिलिटी भी आपकी निकल गई।
यहाँ इसकी निकल जाएगी, इन्होंने इनको जोड़ रखा है इसलिए ये आपको इस तरह से दिख रहे हैं। इसके अलावा 5 ट्रक और हैं जो लाइट कैपेसिटी के हैं, तो 5 व्हीकल जो 7,500 रुपए पर व्हीकल है, ये टन के ऊपर नहीं है, ये व्हीकल के ऊपर है, तो पर मंथ के हिसाब से इनका हिसाब किताब हो जाएगा। ध्यान देना, हैवी व्हीकल में टन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये देखो आप, अपने जितने टन होंगे ना तो उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 13 टन, क्योंकि हैवी व्हीकल है उनको 1,000 रुपए पर टन पर मंथ कर दिया है, और जो लाइट व्हीकल है उनके लिए टन का कोई मतलब नहीं है, उनके लिए 7,500 रुपए पर मंथ कर दिया है, बस उसमें टन का कोई लेना देना नहीं होता। ध्यान देना, वापस बोल रहा हूँ, हैवी व्हीकल के अंदर 1,000 रुपए पर टन है, इसलिए जितने टन होंगे उससे मल्टीप्लाई होगा, जबकि लाइट व्हीकल के अंदर पर टन से कोई लेना देना नहीं हुआ, पर मंथ से मतलब है जितने महीने होंगे 7,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से उसमें लग जाएगा। तो ये सब का टोटल आप कर देंगे, आपकी टैक्सेबल इनकम ये आएगी। ये आई है 44 AE की, ये किसमें आई है 44 AE। अब अगर वो 44 AE नहीं करता तो फिर उसके लिए रूल है कि हाँ भाई जितनी तुम्हारी रिसिप्ट है उनको जोड़ो। तो उनकी रिसिप्ट कितनी बताई है, देखो यहाँ 12 लाख और खर्चे हैं 870। तो देखो 12 लाख की इनकम है और 870 के खर्चे, उसमें डेप्रिसिएशन 150 इंक्लूड है, जबकि अलाउड 170 है, तो 150 तो हटा दो, वो तो अलाउड नहीं है। 170 का खर्चा वो अलाउड है, वो खर्चों में जोड़ दो, तो कुल मिलाकर आपके खर्चे हो गए 890। 12 लाख में से 8,90,000 आपने लेस कर दिए तो आपकी इनकम आ गई 3,10,000। पहले ऑप्शन में आपकी इनकम आ रही है 1184, दूसरे में आपकी इनकम आ रही है 310, तो आप तो कम वाले ही ऑप्शन लोगे भाई। दोनों ऑप्शन में से जहां टैक्सेबल इनकम कम होगी आप तो लोअर ऑप्शन लोगे, तो लोअर ऑप्शन आपका क्या है 310, तो इसका मतलब आपको 44 AE का जो प्रिज्यूम प्रॉफिट वाला ऑप्शन है वो नहीं लेना चाहिए। तो शुड नॉट ऑप्ट फॉर ऑप्शन, वो ऑप्शन नहीं लेगा, वो कहेगा भाई साहब मैं तो अकाउंट बना लेता हूँ, मेरे तो जो इनकम आए उस पर टैक्स लगा देना, ये 7,500 और 1,000 रुपए पर टन पर मंथ वाले में मैं नहीं उलझूंगा। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। हैवी व्हीकल होगा तो 1,000 रुपए पर मंथ पर टन, और लाइट व्हीकल होगा तो 7,000 रुपए पर मंथ, उसमें पर टन का कोई मतलब नहीं है। और महीना मैंने आपको बता दिया कि एक भी दिन यूज हो गया तो वो पूरा महीना काउंट होगा। तो आपने अगर एसेट 5 मई को बेची है तो मई पूरा काउंट होगा, इसलिए पूरे अप्रैल और मई दोनों महीने लिए गए। और 5 मई को खरीदी है, अगर आप 31 मई को भी खरीद लेते ना तो भी मई पूरा ही काउंट होता। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि एक भी दिन यूज हो गया तो उसको आप मंथ की काउंटिंग में लेंगे। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 22 में एक पॉइंट है जिसमें सबको लगभग प्रॉब्लम आती है, पॉइंट नंबर 1। ये कह रहा है 2500 ऑन अकाउंट ऑफ लाइबिलिटी फॉर कमीशन फॉरगॉन, यानी आप लाइबिलिटी जो है वो फॉरगॉन है, यानी भूल जाओ, अब उसका पेमेंट नहीं करना। अब उसका पेमेंट नहीं करना तो ये आपके लिए फायदा हो गया, पर लाइबिलिटी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होती नहीं ना, लेकिन ये आपको फायदा हुआ है। फायदा हुआ है तो ये 2,500 रुपये आप अलग से ऐड करेंगे, ये अलग से ऐड करेंगे लाइबिलिटी फॉरगॉन के नाम से। तो ये इस तरीके से लाइबिलिटी आप जो है वो अब आपको पे नहीं करनी है, ये आपके लिए फायदा हो गया, इसलिए आपकी टैक्सेबल इनकम में इसको ऐड किया गया है। इसी एग्जांपल में पॉइंट नंबर 8 में लिखा है ₹2,000 एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का प्लान होता है, पर इसमें अगर आप कोई भी पेमेंट करोगे इंश्योरेंस के लिए वो आपके ईयर के एंडिंग से पहले पहले हो जाना चाहिए, नहीं 31 मार्च तक, लेकिन आपने पेमेंट किया 16 नवंबर को, तो बाद में किया, ये अलाउड नहीं हो सकता। तो ये 2,000 रुपये जो है वो आपके इसमें जो इंश्योरेंस का कोई खर्चा होगा, यहाँ लिखा हुआ ये रहा, इसमें इंक्लूडेड है, पर ये खर्चा अलाउड नहीं कर सकते, तो इसीलिए 2,000 रुपये जो है वापस से ऐड कर दिया जाएगा। ये देखो 2,000 रुपये आपके ऐड कर दिए गए हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस के अंदर, इसका ये ट्रीटमेंट होता है। देखो इसमें एक पॉइंट नंबर 9 भी ऐसी एग्जांपल में, अब बिल फॉर परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज की थी 30,000 का था, हमने क्रॉस चेक से पे कर दिया। तो ध्यान देना, इनकम टैक्स एक्ट केवल अकाउंट पे ही चेक को ही अलाउड करता है, कैश में कोई भी पेमेंट अलाउड नहीं करता। दैट्स वाई 30,000 रुपये का जो अकाउंट पे ही चेक है, क्रॉस चेक है, इसको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। ये 30,000 रुपये नीचे जाके वापस से ऐड हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे पेमेंट जो कि अकाउंट पे ही नहीं है उनको डिसअलाउड कर देती है। देखिए इसमें एक पॉइंट नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें द असेसी डिपॉजिटेड 2 लाख विद द नेशनल बैंक इन टी कॉफी एंड रबर डिपॉजिट अकाउंट, जमा कराए हैं, और सेक्शन 33 AB की वो सारी कंडीशंस पूरी करता है जो कि अपन ने डेप्यूटेशन में पढ़ा था। अब तो चाय पिला दे वाला सेक्शन है, तो इसमें आपको 2 लाख रुपए जो है वो आपने जमा कराए हैं। तो अब आप देखिए आपका जो प्रॉफिट है वो है 7,60,000, तो 7,60,000 का
40% या रुपए 2 लाख, दोनों में से जो कम होगा उसका डिडक्शन मिलेगा। तो देखिए 7,60,000 रुपए का आपका प्रॉफिट है और आपने रुपए जमा कराए हैं 2 लाख रुपए, तो 7,60,750 760,750 का 40% ये होता है 3,04,300, ये होता है 3,04,300 और ये है 2 लाख, दोनों में से जो कम हो इसलिए 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 33A के लिए, जो भी उसने नेशनल बैंक में जमा कराए तो 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, विच एवर इज लेस का मिलता है। तो ये तो ज्यादा हो गया 3,04,000, ये 2 लाख ही है तो 2 लाख का डिडक्शन मिल गया। अब क्योंकि इनकी एग्रीकल्चर इनकम है, एक पॉइंट लास्ट टैक्सेबल का आएगा, तो एग्रीकल्चर इनकम जो है 60% एग्जेम्प्ट होती है, तो इसलिए केवल 40% ही टैक्सेबल हो सकती है। तो इस फिगर का केवल 40% पार्टी टैक्सेबल हो सकता है, क्योंकि इनकी एग्रीकल्चर से इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम में 60% पार्ट एग्जेम्प्ट होता है टी के बिजनेस में और केवल 40% पार्ट टैक्सेबल होता है। रबर का अलग है, कॉफी का अलग है, एक का 65 है, एक का 75 है, लेकिन टी के लिए 40% जो है वो बिजनेस की इनकम माना जाता है और 60% एग्रीकल्चर इनकम मान के एग्जाम कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ इसने डायरेक्ट 40% लिख दिया जो कि टैक्सेबल है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 23 में भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है और ये पॉइंट है आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। देखो फर्नीचर की बात करें, फर्नीचर 20,000 का था, इसमें से आधा फर्नीचर आपने 6,400 में बेच दिया, तो अकॉर्डिंग टू डेप्रिसिएशन चैप्टर, अपन ने जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया था, 20,000 में से आपने 6,400 की सेल वैल्यू, वैसे है तो वो 10,000 का क्योंकि आधा बेचा है, लेकिन हमें बुक वैल्यू से मतलब नहीं होता, जितने बेचा उसको लेस करो, ये सेल वैल्यू को लेस किया, तो अब वैल्यू बची आपकी 13,600। तो 13,600 पे फर्नीचर पे रेट होती है 10%, आपका 1,360 का डेप्शन लगना चाहिए, हिसाब से तो ये लगना चाहिए। आपने क्या किया, 10,000 का 10% कितना लगाया, 1,000 लगाना चाहिए था, 1,360 आपने लगा दिया 1,000, ठीक है 1,000 तो लगाया पर 1,360 लगना चाहिए था, तो 360 का डेप्शन आपका और लगना चाहिए। तो ये चेक करो 360 रुपए का डेप्शन आपका यहाँ और लेस किया गया अलाउबल एक्सपेंस के नाम से, कि आपने डेप्शन कम लगाया था, 360 रुपए और लगाइए। इसके अलावा मैं आपको इसमें एक बात और बताऊं कि आपने क्या किया, जो फर्नीचर था वो 10,000 का था और आपने उसको 6,400 में बेचा, तो आपको 3,600 का लॉस हुआ, ये कैपिटल लॉस है, ये कैपिटल लॉस आपका अलाउड नहीं हो सकता, इसलिए लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये 3,600 भी आपका ऐड किया गया है, क्योंकि ये 3,600 आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आपको P&L अकाउंट की डेबिट साइड में चार्ज कर दिया था, जो कि कैपिटल लॉस है, वो एक अलाउड एक्सपेंस नहीं होता। देखिए एग्जाम्पल नंबर 24 में भी आपका एक रूल है, पॉइंट नंबर 8 के अंदर, कि सन्डे एक्सपेंस इंक्लूड 2,000 बीइंग एक्सपेंस इनकर्ड फॉर नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। इसके लिए अगर आपने कोई पेमेंट किया है तो इसका रूल है कि इसमें खर्चा 150% अलाउड होगा, यानी आपने खर्चा तो किया है 2,000 का, वो लेस जो होगा वो 150% होगा, कितने रुपए लेस होगा, 3,000, पर आपने तो 2,000 ही लेस किया, इसलिए आपको एक्स्ट्रा 1,000 रुपए और लेस करने पड़ेंगे, लेस एक्स्ट्रा वेटेड डिडक्शन 1,000 रुपए नीचे नीचे टैक्सेबल इनकम में आपको लेस करके दिखाने पड़ेंगे कि 3,000 का डिडक्शन मिलना चाहिए था, आपने अभी तक 2 ही लेस किए हैं, तो 1,000 रुपए और लेस करो। देखिए एक रूल इलस्ट्रेशन नंबर 26 में भी काम आ रहा है, कहता है कि पॉइंट नंबर 3 में ₹3,000 पेएबल फॉर बोनस। ध्यान देना, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो पेमेंट बेसिस पे अलाउ होते हैं, उनका पेमेंट उस ईयर में हो जाना चाहिए। हमारा ईयर है 1920, यानी 31 मार्च तक पेमेंट हो जाना चाहिए, जैसे टैक्स पेड है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई इंटरेस्ट लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट पेड है, और या फिर बोनस टू एम्प्लॉई है या प्रोविडेंट फंड है, ये सब जो है पेमेंट बेसिस पर अलाउड होते हैं। तो इसका पेमेंट नहीं हुआ, इसका पेमेंट हुआ जनवरी 2021 में, जबकि हमारा ईयर तो 31 मार्च 2020 को ही खत्म हो गया था, तो ये 3,000 रुपए का खर्चा आपका अलाउड नहीं हो सकता, इसलिए 3,000 रुपए का खर्चा बोनस पेड आफ्टर ड्यू डेट, क्योंकि ड्यू डेट के बाद पे किया है इसलिए अलाउड नहीं हो सकता, इसलिए उसको डिसअलाउड एक्सपेंसेस के नाम से इसको ऐड कर दिया गया है।